अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपने इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने यही लेसन व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, इसमें हम जो है 1857 का जो वॉर है कुछ वो पढ़ेंगे और कुछ हमने थोड़ी सी इसके बारे में पहले से थोड़ी सी जानकारी हासिल की थी, जैसे कि किस तरह से जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उन्होंने रिजेंटमेंट, उनकी वजह से जो है रिजेंटमेंट लोगों में, पीजेंट्स में, लैंडलॉर्ड्स में, किंग्स में, सोल्जर्स में, हर जगह से उन्होंने रेजिस्टेंस पैदा कर दी उनकी पॉलिसीज़ और एक्शंस ने। जैसे नवाब्स ने जो है अपना पावर खो दिया था धीरे धीरे। मिड 18 सेंचुरी में बहुत से नवाब राजाज थे जिन्होंने अपना पावर, ऑनर, अथॉरिटी सब कुछ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ग्रेजुअली लूज़ किया। तो उन्होंने अपने रेजिडेंट्स बिठाए रखे थे हर कोर्ट में, जिसकी वजह से उनकी फ्रीडम भी चली गई थी। सो इस तरह से जैसे एक एक वाक़ा था रानी लक्ष्मी बाई का, जब उनकी जो है हस्बैंड की डेथ हो गई थी नाना साहब की, तो उनका उनका एक अडॉप्टेड सन था पेशवा बाजीराव टू जो था उसको जो है अपने बाप बाप की जो है विरासत नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उन्हें जो कंपनी जो है उनको हेयर लीगल हेयर तस्लीम नहीं कर रही थी। इसी वजह से उनको पेंशन भी नहीं मिल रहा था। इसी तरह से अवध में उन्होंने जो है 1856 में गवर्नर जनरल जो था उस टाइम डलहौजी ने, उन्होंने मिस गवर्नेंस की वजह से जो है अवध को टेक ऑफ जो है अपनी तहवील में लिया। इसी तरह से उन्होंने आगे भी जो कंपनी ने एक प्लान बनाया कि जो मुग़ल की जो यहाँ पे सारे लगभग हिंदुस्तान पे जो हुकूमत चल रही थी, तो उन्होंने इसमें भी इंटरफेरेंस करके उसको भी कम करके और ख़त्म करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने काम किया कि जो है बहादुर शाह जफ़र जब था, तो गवर्नर जनरल जो था उस टाइम डलहौजी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो 1849 से जो है आप ये जो मुग़ल फैमिली जो रेड फोर्ट में रह रही थी, उनको वहाँ पे जब बहादुर शाह ज़फ़र जब फौत करेंगे, मर जाएंगे, तो उनके बाद जो है इनकी फैमिली को यहाँ रहने का हक़ नहीं होगा रेड फोर्ट में। तो उसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल कैनिंग जो था, उसने इससे भी ख़तरनाक एक बात कही कि जो है बहादुर शाह ज़फ़र जो है ये लास्ट किंग होगा मुग़ल्स में से, और उनकी उनकी डेथ के बाद जो है किसी को भी एज किंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। मतलब ये जो है आखिरी बादशाह होगा, इसके बाद कोई और मुग़ल बादशाह नहीं बन सकता और हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इससे इसी तरह से जो पीजेंट्स थे, सिपॉइज थे, उन पर भी इन्हीं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ का बहुत ही बुरा असर पड़ा। जैसे पीजेंट्स जो थे, ज़मींदार थे, उन्होंने जो टैक्स लिया हुआ था मनी लैंडर्स से, लाला वगैरह जो उस दौर में हुआ करते, उनसे जो टैक्स पैसा लेते थे, वो जो है उसको पे बैक नहीं कर पाते थे उस लोन को, जिसकी वजह से जो है मनी लेंडर्स जो थे वो लोग जो है इनकी ज़मीन को हड़प लेते थे, जिसकी वजह से उनकी जो पुरखों की ज़मीन होती थी वो उस पे जो है हक जो है खो देते थे। इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन सिपॉइज़ थे, उनको भी जो है उनको उनमें भी रिजेंटमेंट आ गई, डिस्कंटेंट आ गया बहुत सी वजूहत की वजह से। जैसे उनको उन्हें उन्हें कहा गया था कि जो है अब उन्हें उनकी सैलरी अलाउंसेस पे जो सर्विस कंडीशंस थी, वो जो है यूरोपियंस के मुकाबले में बहुत ही कम थी।
कुछ पॉलिसीज़ थी जिन्होंने उनकी जो है रिलीजियस बिलीफ्स को, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ को वायलेट किया। जैसे उन्हें एक बार 1824 में उन्हें कहा गया था कि आप जो है एक बिलीफ था हिंदूज़ में कि अगर आप जो है सी क्रॉस करते हो, दरिया क्रॉस करते हो, तो आपका जो आप जो मज़हब है वो आप फिर हिंदू नहीं रहोगे, आप जो अपना मज़हब खो दोगे। सो इसी असना में उन्होंने चूँकि अब रिजेंट था, अब ये नहीं मानते थे कि जो है किसी भी समंदर को पार करना। 1824 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपॉइज़ को बर्मा जाने के लिए कहा। तो उन्होंने जो रिफ्यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ही जो है बहुत ही ज़्यादा इनमें रिजेंटमेंट, बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी इनको, सिपॉइज़ को। तो हालांकि ये जो है ये लैंड रूट के थ्रू तो चले गए, लेकिन सी रूट जो ये मानते थे, इनका बिलीफ था कि जो हमारा मज़हब जो है इसकी इजाज़त नहीं देता, या हम जो है इसकी वजह से अपना मज़हब खो देंगे। तो 1856 में अब कंपनी एक और कदम आगे बढ़ गई। इन्होंने कहा कि जो कोई भी अब हमारी कंपनी में जो है अपनी ये जो है आर्मी में नौकरी करेगा, उसको ज़रूरी जो है कंपल्सरीली ओवरसीज़ जाना पड़ेगा। क्योंकि इसी दौरान ऐसा भी होता था कि जो मनी लैंडर्स थे, उनकी वजह से ज़्यादातर उन दिनों जो है जो लोग जिनकी जायदादें छिन रही थी मनी लैंडर्स के हाथों, तो चूँकि ये जो सिपॉइज़ थे ये भी इन्हीं गरीब फैमिलीज़, इन्हीं गाँव में से आते थे, ये भी घर में जो है ज़मींदार थे। तो इन पर भी इसका बहुत असर पड़ा। तो इनमें भी जो है एंगर स्प्रेड हुआ बहुत ही ज़्यादा। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने बहुत से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जो रिफॉर्म्स कुछ रिफॉर्म्स जो थे सोसाइटी के फेवर में थे, और कुछ जो थे उनके अपने फेवर में थे। जैसे उन्होंने इंडियन सोसाइटी में जो उस टाइम प्रिवेलिंग था हिंदूज़ में, सती प्रथा जिसे कहते हैं, सती प्रैक्टिस ऑफ सती, जैसे जिसमें जो है एक अगर किसी मैरिड वुमन का हस्बैंड मर जाता तो उसको जो है अपने हस्बैंड के साथ ही ज़िंदा जलाया दिया जाता था। और दूसरा ये कि हिंदूज़ में जो है विडो होने के बाद जो उसको दूसरी बार शादी करने की इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने ये एक्ट्स लाए, और इस सती प्रैक्टिस ऑफ सती को और रीमैरिज को जो उन्होंने इजाज़त दे दी, और प्रैक्टिस ऑफ सती को उन्होंने बैन कर दिया। इसी तरह से उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को भी प्रमोट करने की कोशिश की 1830s में। तो चूँकि ये कुछ इक़दाम थे जो कि जो है इंडियन सोसाइटी उनमें उसमें उस टाइम जो कुछ प्रिवेलिंग कुछ एविल्स थे उनको दूर करने की कोशिश थी। लेकिन उसके साथ साथ जो है उन्होंने कुछ ऐसे भी इक़दाम उठाए जिनसे जो है जिनसे जो इंडियन सोसाइटी में रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे उन्होंने जो क्रिश्चियन मशीनरीज़ को जो है फ्री हैंड दिया कि आप जो है कन्वर्शन अब कर सकते हो इनकी, जो उन्होंने उनको जो इवन वो जो ज़मीन ले सकते थे वहाँ क्रिश्चियनरीज मतलब कुछ जो है प्रैक्टिस कर सकते थे। इसी तरह से 1850 में जो है एक नया लॉ उन्होंने पास कर दिया, जिसके जिसके तहत जो है जो कन्वर्शन जो क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्शंस हो रही थी उसको इजी बनाया था। इजी इन द सेंस कि इससे पहले जो कन्वर्ट लोग होते थे उनको जो है उन जो उनकी वरासती ज़मीन थी, परदादा दादाओं परदादों की ज़मीन या बाप दादा की ज़मीन थी,
उन्हें वो ज़मीन वगैरह जायदाद नहीं मिलती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद 1850 एक्ट के बाद जो है अब उन्हें जो है ये इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता था। उन्हें जो है वो जो प्रॉपर्टी मिल सकती थी। इसी तरह से कुछ जो है